जो कहानी सुनाए। ऐसे तो सारी कहानियाँ आपकी लाजवाब है सर, आप जो आज सुनाए। चलिए, अभी समाज जिससे पीड़ित है जी। दर्शकों, आज हम सुबोध सर से मिलने आए हैं और सर के हम स्टूडेंट तो हैं ही, और सबसे खुशी की बात है जब सर ने चाक पर कुम्हार ये बुक को लिखा सर ने, तो मुझे दिया गया पढ़ने के लिए। और जब मैंने इन किताबों में कहानियाँ जो अलग अलग तरह की सर ने लिखी हुई है, लगभग 12 या 13 कहानियाँ हैं ना सर, तो मैंने जो कहानियाँ पढ़ी तो सर से मिलने का मुझे मौका मिला है आज। और सर को गुजारिश करना है आज मुझे कि सर आज मुझे इसमें से जो, ऐसे तो सारी कहानियाँ सर की बेहतर है, और लेकिन चाहेंगे कि सर आज मुझे अपनी पसंद की, ऐसे तो सर आपकी सारी कहानियाँ बहुत ही लाजवाब है, लेकिन आज चाहेंगे कि आज आप मुझे कोई अपनी पसंद की कहानी सुनाइए और हमारे दर्शक भी सुनेंगे। और एक बात और, हाँ दोस्तों, आपको ये कह देना चाहेंगे कि ये चाक पर कुम्हार सिर्फ हमारे लिए और सर के लिए नहीं है, आप सभी के लिए है। तो प्लीज़ इसे मंगाना भी ना भूलें, क्योंकि सर तो एक कहानी पढ़ेंगे आज, और आपकी अगर गुजारिश होगी, आप जब कमेंट करेंगे तो सारी कहानियाँ पढ़ेंगे, लेकिन इसे आप भी लेके पढ़ें तो बड़ा ही आनंद आने वाला है। तो चलिए, समय ना गंवाते हैं, सर को देते हैं बुक, और सर अपनी ही किताब से अपनी एक प्यारी सी कहानी हम लोगों को सुनाने वाले हैं। तो चलिए, ओवर टू सर करते हैं। जी। अब तो कहानी तो हम लिखे आप लोग को पढ़ने के लिए, देश स्तर पर चाक पर कुम्हार ये किताबें काफ़ी पढ़ी गई, मगर चलिए, जब आपकी इच्छा है तो मैं तो औरों की कहानियाँ सुनाता था, आज अपनी ही कहानी सुनाने के लिए आप बाध्य कर रहे हैं जी। तो चलिए, मैं आज सुनाता हूँ अपनी एक कहानी। जो कौन सी कहानी सुनना पसंद करेंगे? पितृप्रतिशोध कहानी सुनाए। ऐसे तो सारी कहानियाँ आपकी लाजवाब है सर, आप जो आज सुनाए। चलिए, अभी समाज जिससे पीड़ित है जी। वो सारे बाप परेशान हैं अपने बेटों से। सारे बेटे इतने बड़े हो गए हैं कि बाप ही छोटा हो गया है। इस विषय पर एक लिखी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, काट दीजिए। आसिफ जी, आप जब कहे ही हैं तो चलिए, आज आपकी राय भी मानता हूँ और अपने श्रोताओं को आज स्वयं की कहानी ही सुनाता हूँ, जो मेरी पुस्तक चाक पर कुम्हार में काफ़ी चर्चित रही कहानी है। पितृप्रतिशोध। कैसे एक पिता रिटायर्ड होता है और उसके 2 बेटे उसकी रिटायरमेंट की सारी राशि को कैसे खर्च करवा देते हैं, और जब बाप के पास रुपए समाप्त हो जाते हैं, कैसे दोनों बेटे बारी बारी से पिता से मुंह चुराने लगते हैं, और वो रिश्ता जो पिता पुत्र का था कैसे कॉमर्शियल हो जाता है। ऐसे में एक बाप का नया निर्णय है जो अपने आप में एक अच्छी कहानी बना पाई है। इसको पिता ने भी एक मजबूत निर्णय लिया जो आज के हर पिता को लेने की ज़रूरत है। चलिए, पितृप्रतिशोध शीर्षक है कहानी का। इसके मुख्य पात्र हैं गिरी जी। पितृप्रतिशोध कहानी है कि गिरी जी अवकाश लेने के बाद कहाँ रहना पसंद करेंगे, पूछा था बड़ा बाबू ने। गिरी जी अवकाश लेने के बाद कहाँ रहना पसंद करेंगे, पूछा था बड़ा बाबू ने। प्रत्युत्तर में बोले थे गिरी जी, यहीं हजारीबाग में। जीवन के 40 साल जहाँ गुजार चुका हूँ, वहाँ छोड़कर अब कहाँ जा सकता हूँ बड़ा बाबू। गिरी जी को याद है गिरी जी के बिरनी प्रखंड पोस्ट ऑफिस में पहली नौकरी की शुरुआत की थी उन्होंने। तब शादी भी नहीं हुई थी। शादी तो 4 साल बाद हुई थी, और शादी के साथ ही तबादला हो गया था हजारीबाग का शायद ही कोई प्रखंड या अनुमंडल मुख्यालय होगा जहां गिरी जी नहीं रहे हों। हजारीबाग के चप्पे से वाकिफ गिरी जी ने पूरी सामाजिकता का जाल बुन रखा था, जिसे वे निभाते भी रहे थे। छुट्टी मिले न मिले, गिरी जी अपने परिचितों से प्राप्त किसी भी निमंत्रण को छोड़ते नहीं थे। खासकर बेटा की शादी या किसी की मरनी का कोई आमंत्रण भूलकर भी नहीं भूलते थे। भूलते भी कैसे, उनके द्वारा बुने गए रिश्तों का जाल इतना सघन था कि उसमें पूरा परिवार ही जुड़ता था। गिरी जी जब किसी से दोस्ती नहीं करते पर करते तो उसके परिवार के एक एक सदस्य से जुड़ जाते। पत्नी, बच्चे, माता पिता सभी से जुड़ाव। ऐसे में होता यह कि हर छोटे बड़े सुख दुख में लोग गिरी जी को याद करते, और गिरी जी हाजिर भी कोई देह से नहीं, पूरे मन वचन कर्म के साथ गिरी जी की उपस्थिति मात्र से माहौल बन जाता था। जिस परिवार के
सुख या दुख के जिस काम में खड़े हो गए तो समझो परिवार वालों का एक एक बोझ हल्का हो गया। स्वभाव भी ऐसा कि हर काम हंस हंस कर, हर बात हंस हंस कर, बच्चे बूढ़े महिलाएं वयस्क हर उम्र और आदमी के साथ 16 आने फिट। गिरि जी के भीतर का यह स्वभाव उनके गंवई परिवेश की उपज थी। साल में कई कई बार गांव आते जाते रहते थे। गांव में बूढ़े माता पिता की सेवा टहल की मुकम्मल व्यवस्था थी। अपने गांव जाते और माता पिता की पूरी सेवा करते थे, मुकम्मल व्यवस्था थी। कभी कभार तो कभी शहर के ही चलते फिरते करते रहते थे। हालांकि गांव में अन्य भाइयों के साथ माता पिता सुखी थे, फिर भी उन्हें कोई कष्ट न हो इसका ख्याल गिरि जी को हमेशा रहता था। बूढ़ी माँ के लिए किशमिश, बाबूजी के लिए हॉर्लिक्स बिस्किट, जाड़े में गर्म कपड़े, मफलर, चप्पल, खासकर माँ को हुक्के के लिए तंबाकू खरीदते ले जाते या फिर किसी गाड़ी वाले के माध्यम से गांव भिजवाते रहते थे। गिरि जी के पास बहुत पैसा था ऐसी बात नहीं थी, व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखते थे। अपनी सीमित आय में भी परिवार को सुख और प्रेम से गिरि जी ने रखा था। रहे तो जीवन भर किराए के ही मकान में, पर अपने घर के लिए गिरि जी को कभी मचलते भी किसी ने नहीं देखा था। कोई भी खुश रहेगा ऐसे जिंदा दिल आदमी का साथ पाकर। घर में पत्नी और मात्र 2 बेटे थे, राजीव और संजय, जिनके बारे में लड़कपन से जवानी तक किसी को कोई शिकायत का अवसर न मिला। पत्नी भी ग्रामीण संस्कारों वाली सरल सहज महिला थी। शहर आकर बसने वाली अन्य महिलाओं की तरह न कोई तामझाम, न दिखावा और न श्रृंगार फैशन, बस हर पल अपनी छोटी सी गृहस्थी और पति के बनाए रिश्तों में खुशहाल। बड़े बेटे की नौकरी और नई बहू के आगमन ने घर की खुशी को बढ़ा दिया था। सामाजिकता के साथ साथ अब गिरि जी का मन घर पर भी बढ़ चढ़ कर लगने लगा था। बड़े बेटे की शादी भी हो गई, नौकरी भी लग गई, गिरि जी का मन घर पर लगने लगा था। नई बहू के आगमन से कमरों की कमी का एहसास तो हुआ था, पर समय और परिस्थिति तथा भविष्य पर विचार कर इस कमी को टाल दिया गया। जब कभी पत्नी अपना घर का राग छेड़ती तो गिरि जी अपने गांव वाले की घर की खासियतों को गिनाकर चुप करवा देते या फिर रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाले रुपयों का सब्ज बाग में अपने घर की भी एक झलक दिखा देते। पत्नी तो सहज सरल हृदय से थी, खुश हो जाती, पर बच्चों के प्रश्न अनुत्तरित रह जाते। बड़े बेटे की शादी के बाद यह अपना घर वाला सवाल थोड़ा तेज हो गया। आखिरकार लोन लेकर गिरि जी ने आसपास के अपने सहकर्मी पांडे जी के साथ मिलकर 2-2 कट्ठे के 2 प्लॉट अपने अपने नाम लिखवा लिए। ये खुद भी और उनके मित्र पांडे जी भी लिखवा लिए। जमीन परिचित की थी, सस्ते में पड़ी। जमीन की रजिस्ट्री के कुछ ही दिन बाद निकटस्थ तिथि को उनमें भूमि पूजन भी गिरि जी और पांडे जी ने साथ साथ किया। दोनों परिवारों ने अपने तमाम मित्रों हितैषियों के साथ नींव लेने की खुशी भी मनाई और तय हुआ कि यह निर्माण कार्य होगा साल भर बाद, अर्थात रिटायरमेंट होने के बाद। गिरि जी की पत्नी का चेहरा तो पति के साथ गांठ जोड़कर नींव लेने के दिन दमक रहा था। वैसी खुशी शायद ही किसी किसी के चेहरे पर देखने को मिलती है। घूंघट काढ़े गिरि जी की पत्नी उम्र की दृष्टि से प्रौढ़ा होकर भी किसी नई नवीली दुल्हन से जरा भी कम नहीं लग रही थी। पर वाह रे दुर्भाग्य, नींव लेने के दिन इतनी खुश वह महिला दूसरे ही महीने अचानक ही एक बीमारी से चल बसी और सारे सपने किराए के ही मकान में जस के तस धरे रह गए। गिरि जी पर तो मानो आफत का पहाड़ टूट पड़ा। घर गृहस्थी की बारीकियों से अनभिज्ञ एक नई नवेली दुल्हन के रूप में बहू के भरोसे क्या क्या किया जा सकता था। गिरि जी तो मानो एकदम टूट से गए। महीनों कार्यालय से घर और घर से कार्यालय के अतिरिक्त कहीं किसी के पास नहीं गए गिरि जी। हाँ, इस समय उनकी सामाजिकता का बल दिखा। हर रोज कोई न कोई परिचित मित्र गिरि जी के पास आकर जरूर आता और दिलासा देता हुआ देखा जाता। इन्हीं संकटग्रस्त क्षणों में साल गुजर गया। गिरि जी रिटायर हो गए। गिरि जी का हंसता खिलखिलाता चेहरा झुर्रियों से भर गया। हालांकि उनकी सामाजिकता में कोई खास कमी नहीं आई, पर वह खिलखिलाहट, वह संजीदगी, वह जिंदा दिली अब दूर दूर तक नजर नहीं आती थी, जिसके लिए शहर भर में पहचाने जाते थे गिरि जी। गिरि जी को रह कर पत्नी के द्वारा भूमि पूजन के दिन
कहे गए वाक्य याद आते, क्या जी हम लोगों का भी सपना आखिर पूरा हो ही गया ना। गांव छोड़कर शहर में नहीं बसने की आपकी अपनी जिद से आखिर हारना ही पड़ा। चलिए किसी की नज़र नहीं लगे, अब शुरू किए हैं तो जल्दी से जल्दी भगवान उसे पूरा भी करेंगे। गिरी जी जब कभी खाली या अकेले में होते, पत्नी का भूमि पूजन के दिन वाला चेहरा, भूमि पूजन के दिन के एक एक क्रियाकलाप एल्बम की तरह खुली आंखों के सामने घूमने लगते और लगने लगता कि पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए घर जल्दी से जल्दी पूरा कर लेना चाहिए। बेटों ने भी साथ दिया। गिरी जी जब कभी खाली या अकेले होते, पत्नी का भूमि पूजन के दिन वाला चेहरा, भूमि पूजन के दिन के एक एक क्रियाकलाप एल्बम की तरह खुली आंखों के सामने घूमने लगते और लगने लगता कि पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए घर जल्द ही पूरा कर लेना चाहिए। बेटों ने भी साथ दिया। धन तो लगाने की स्थिति में कोई था नहीं, हाँ तन और मन से कोई कमी नहीं की। गिरी जी ने गृह निर्माण का कार्य काफ़ी जोर शोर से आरंभ कर दिया। ज़रूरत का ख्याल रखते हुए 4 कमरों का घर बनने लगा। बड़ा बेटा सुबह शाम आता और आवश्यक सलाह देकर चला जाता। बाबूजी बाथरूम 2 तो होने ही चाहिए, एक अंदर वाले 2 कमरों के लिए और एक खास आपके कमरे और उससे सटे चौथे कमरे के लिए। हाँ, आपके कमरे के साथ एक छोटा बरामदा निकल जाता तो अच्छा था। छोटा बेटा संजय आता जाता तो कम था, पर सलाह देने में पीछे नहीं रहता। बाबूजी बाथरूम में और किचन में टाइल्स तो लगना ही चाहिए, और हाँ ज़्यादा पैसा खर्च मत कीजिएगा। चौराहे पर हमने एक दुकान खोलना तय कर लिया है, अब और दिन बेकार बैठना ठीक नहीं। ऊपर से घर का काम समाप्त होने के साथ आपको भी तो एंगेजमेंट चाहिए ना। कभी आप बैठिएगा, कभी हम। दुकान का काफ़ी स्कोप है इस इलाके में। दवा दुकान एक भी नहीं है, जल्दी में जमा लेंगे। रिटायरमेंट का पैसा था ही, गिरी जी फुर्सत में थे ही। पत्नी की अंतिम इच्छा का जज्बा जोरन की तरह काम को रफ्तार देता रहा। देखते ही देखते घर और दुकान दोनों तैयार हो गए। बड़े बेटे को नौकरी थी तो घर की चिंता में उसने भी साथ दिया। छोटे बेटे ने दवा दुकान आरंभ करने में श्रम लगाया और बगैर किसी ताम झाम के बड़े ही सीधे साधे तौर तरीके से बारी बारी से घर और दुकान दोनों का पूजन हो गया। पांडे जी ने भी अपने अधूरे घर की पूजा उस एक ही तिथि को कर दी। धीरे धीरे गिरी जी की गृहस्थी नए घर में बसने लगी। आसपास में अभी बहुत सारे घर नहीं बने थे, फिर भी इक्के दुक्के जो भी घर पास पड़ोस में थे, गिरी जी का सबके साथ हेलमेल हो गया। वैसे भी नया घर पुराने डेरे से बहुत दूर नहीं था, और फिर अब तो गिरी जी को नई व्यवस्था भी मिल गई थी। सुबह सुबह चौराहे पर जाना, दवा दुकान खोलना, दोपहर में खाना खाने घर आना, पुनः 4 बजे दुकान जाना और रात के करीब 9 बजे हिसाब किताब मिलाकर घर वापस लौटना। हालांकि छोटा बेटा संजय बार बार कहता था, बाबूजी सुबह दुकान खोलने के लिए आपका आना तो ठीक है, पर दोबारा शाम में बेकार आते हैं। क्यों? बाबूजी शाम को हिसाब किताब करने में देर होती है, आप उतनी देर तक बैठते हैं सो तो ठीक नहीं लगता, और फिर उस समय हमारे दोस्त यार भी तो आते जाते रहते हैं जिन्हें आपका वहाँ बैठे रहना ठीक नहीं लगता। फिर हम हिसाब करके तो पैसा रात में घर आपको दे ही देंगे, इसके लिए यहाँ बैठने की क्या ज़रूरत है। गिरी जी को भी बेटे की बात धीरे धीरे जचने लगी। थे तो आखिर रिटायर ही, राहत से जीना किसे अच्छा नहीं लगेगा। ऊपर से ठहरे सामाजिक आदमी, शाम के बचे समय का पुनः पूरे नए सिरे से दोस्तों के साथ मिलने जुलने गप सड़क का में इस्तेमाल करने लगे। कुछ दिनों में छोटे बेटे ने दुकान की तमाम मिल्कियत पर अपना कब्जा जमा लिया। गिरी जी सुबह सुबह सिर्फ दुकान का शटर उठाने, साफ सफाई करने, अगरबत्ती जलाने भर के काम के लायक रह गए। 9-10 बजते ठीक दुकानदारी का समय होते ही बेटा कहता, बाबूजी अब आप घर निकलिए, आराम कीजिएगा, यहाँ भीड़ भाड़ में बेंच पर कितना बैठे रहिएगा, वहाँ भाभी जी अकेली ऊबती रहती हैं। मसलन बेटे को अब गिरी जी की दुकान में थोड़ी देर भी मौजूदगी शायद नागवार गुजरने लगी थी। गिरी जी इतने भोले भी नहीं थे, 40 वर्षों तक पब्लिक डीलिंग ही तो करते रहे थे। खैर धीरे धीरे दुकान कम, घर पर ही अधिक रहने लगे थे। यहाँ बेटा के बैंक जाते तक तो घर में चहल पहल रहती, पर बेटा के बैंक जाने के साथ सन्नाटा पसर जाता था। कभी कभी तो गिरी जी घर पर ही अपने कमरे में बैठे दिन भर समय काटते, टीवी, मैगजीन या अखबार में टाइम पास करते। बाकी तीसरे पहर शहर के परिचितों के पास या फिर ऑफिस के आसपास।
पर यह सिलसिला भी स्थायी नहीं हो सका। समय काटना कठिन होने लगा। एक ही आदमी के पास या एक ही ऑफिस में बिना काम के कितनी देर कितनी बार जाया जा सकता है। हालांकि परिचित कर्मचारी तो कहते थे, गिरी जी आपके आने पर बहुत अच्छा लगता है, पर यह सब कभी कभी ही ठीक लगता है, ड्यूटी करते हुए ड्यूटी की तरह नहीं। नए परिवेश और परिस्थितियों में गिरी जी का मन उबने लगा था। बहू मन न लगने का बहाना बनाकर अपनी छोटी बहन को पढ़ने के नाम पर अपने पास बुला ली थी। खाली समय में दोनों बहनें गप्पे मारती, टीवी देखती या फिर बाबूजी घर पर ही रहिएगा ना, आ रही हूँ थोड़ी देर में बाजार से कहकर कभी कभी निकल जाती तो गिरी जी को घंटों घर पर अकेले भूत जैसा रहना पड़ता। ऐसे पलों में पत्नी की खूब याद आती। जाने किस जन्म का बदला ली, अकेले छोड़कर चली गई। अभी साथ होती तो रिटायरमेंट ऐसा पहाड़ जैसा नहीं लगता और फिर न बच्चे इतने बेरुखे बनते। सब के सब अपने में व्यस्त हैं। बाबूजी बस काम के लिए याद आते हैं इन्हें। एक दिन रात को दोनों बेटा और बहू की उपस्थिति में गिरी जी ने अन्यमनस्क भाव से कहा था, सोचते हैं कुछ दिन के लिए गांव चले जाएं, यहाँ बैठे बैठे मन नहीं लगता है। गिरी जी का इतना कहना था कि दोनों बेटों और बहू ने भी एक स्वर में कहा, जी बाबूजी बहुत बढ़िया रहेगा, जी बाबूजी बहुत बढ़िया रहेगा। वहाँ भी तो बहुत सारा काम है जो बिगड़ रहा है, आप रहिएगा तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। यहाँ भी तो आप बैठे ही हुए हैं, वहाँ मन भी लगेगा और गांव भर फसल सब दिखाइएगा। गिरी जी को लगा था जैसे सब के सब उनके इस निर्णय का प्रतीक्षा कर रहे थे। गिरी जी दूसरे ही दिन गांव के लिए रवाना हो गए। बड़े बेटे ने बैंक जाते समय प्रसन्नता के साथ उन्हें बस स्टैंड छोड़ा था। चलते चलते कह रखा था, बाबूजी आइएगा तो कुछ चावल दाल लेते आइएगा। घर पर आखिर अपना हिस्सा छोड़ने से क्या फ़ायदा, सब तो बेकार ही जा रहा है। गांव पहुंचने के साथ ही गिरी जी रम गए थे गमई माहौल में। भाई भतीजे साथ साथ गांव गोतिया के लोगों ने बढ़ चढ़ कर इज्जत मान दिया था और देते भी। देखते देखते दरवाज़ा दलान खेत खलिहान के बीच कई महीने गुजर गए थे पल की तरह। बीच बीच में दोनों बेटों का फ़ोन आता रहता, चावल दाल का तगादा भी हुआ। छोटे भाई ने 2 बोरियों में चावल दाल बांध कर दे दिया। गिरी जी की जिद पर कि एक दिन बस में भी बिठाया। इस प्रकार पुनः गिरी जी आ गए शहर। घर पर सिर्फ बहू थी। गिरी जी को आया देख आओ भगत में कोई कमी नहीं की, पर उसका चेहरा थोड़ा उड़ा उड़ा हुआ था। गिरी जी को भांपते देर न लगी कि उसके कमरे में कोई ठहरा हुआ है। चट से पूछ ही लिया, मेरे कमरे में कौन आया हुआ है बहू? कोई आया नहीं है बाबूजी, इनके दोस्त हैं। तत्काल डेरा नहीं मिल रहा था, सो आपके नहीं रहने के कारण खाली देखकर इन्होंने शर्मा जी को कुछ दिनों के लिए रहने की खातिर दे दिया है। पिताजी के कमरे को रहने की खातिर दे दिया है। मेरा कमरा? आश्चर्य से आंखें फैल गई थी उनकी। दे नहीं दिया है, बस जितनी जल्दी डेरा मिल जाएगा खाली कर देंगे। अच्छे लोग हैं, आप नहीं थे तो घर सूना सूना लगता।